देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने तो 8 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, राइट। अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं 9th वाले एग्जांपल से, जो हमारे टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्लास है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या सीखना है हम लोगों को, हमें इसमें ये देखना है कि यहाँ पे 3 दोस्त हैं, याद ऐसे समझो 3 साझेदार हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक साझेदार को 2 लोगों ने प्रॉमिस किया। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल लिख के समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मानो ए बी सी, ये तीसरा जो साझेदार है, इसको इन दोनों ने मिलके, ध्यान से समझना, इन दोनों ने मिलके किसी बात के लिए क्या किया है, प्रॉमिस किया है, जिसको हम बोलते हैं वचन देना, ठीक है। इन लोगों ने क्या दिया है, वचन दिया है। अब अगर कोई काम के लिए वचन दिया है, जैसे कि मान लो ऐसा वचन दिया है कि भाई तुझे कुछ भी हो जाए हम 10,000 रुपए तो चुका देंगे। कितना चुका देंगे, 10,000 रुपए। लेकिन अगर मान लो इसको सिर्फ 5,000 रुपए ही मिलता है तो क्या होगा, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ये जो बाकी का 5,000 रुपए है वो ये दोनों लोग मिलकर चुकाएं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, वचन दिया था, ठीक है। ये बात समझ में आया। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कहता है कि अगर कुछ साझेदार हैं, उन कुछ साझेदारों में से किसी साझेदार ने किसी को कोई वचन दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिलके मिस्टर सी को क्या दिया था, वचन दिया था, प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था कि भाई हम प्रॉमिस करते हैं तुम्हें कम से कम 10,000 रुपए तो हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन मिला कितना, सिर्फ 5,000 रुपए। ध्यान से समझना, मिला कितना, सिर्फ 5,000 रुपए। तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो इसको कम पैसा मिला है, कितना कम मिला है, तो 5,000 रुपए, तो ये जो इसको 5,000 रुपए कम मिला है वो ये दोनों मिलकर चुकाएं, क्योंकि इन लोगों ने क्या दिया था, वचन दिया था। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, सीधा प्रैक्टिकली शुरू करते हैं और देखते हैं किस कंसेप्ट का यूज कैसे करना होता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिखा है यूसुफ, हारून और कोडावाला। क्या लिखा है, यूसुफ, हारून और कोडावाला 3-2-1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। ध्यान से समझना, क्या बोला है, 3 नाम है, यूसुफ, हारून और कोडावाला, और इन तीनों का लाभानी का अनुपात कितना है, 3:2:1। कितना है, 3:2:1। फिर आगे बोला है कोडावाला को लाभ में से कम 36,000 मिलेगा ही। ध्यान से सुनना, क्या बोला, कोडा वाला को कम से कम लाभ में कितना मिलेगा, 36,000 रुपए मिलेगा ही, ऐसी गारंटी। देखो क्या लिया है, गारंटी किसने दिया था, यूसुफ और हारून ने दिया, ठीक है। 3 नाम था जिसमें से कोडा वाला को कितना कम से कम मिलेगा, 36,000 रुपए मिलेगा। ऐसी गारंटी किसने दी, यूसुफ और हारून ने दिया। यदि 31/3/16 को पूरे होने वाले वर्ष का पेढ़ी का लाभ 1,80,000 हो तो साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा कैसे होगा। अब हमें यही जानना है कि अगर इनके बीच में लाभ हानि का बंटवारा होगा तो वो किस तरह से किया जाएगा। देखो पहले सवाल क्लियर करना जरूरी है। सवाल में यही बोला कि भाई वचन दिया गया है, किसने वचन दिया है, यूसुफ और हारून ने। किसको वचन दिया है, कोडा वालों को। क्या वचन दिया है, कम से कम 36,000 मिलेगा। तो सवाल शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या इसको 36,000 रुपए मिला, और अगर नहीं मिला तो अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें समझाता हूं, एग्जाम्पल नंबर 9 का। ठीक है, सबसे पहले मैं तीनों का नाम लिख देता हूं, कौन है, यूसुफ, हारून और कोडावाला। यूसुफ, हारून और कोडावाला, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना था इनके पास, तो टोटल अमाउंट था 1,80,000। तो मैं तीनों में लिख देता हूं 1,80,000, 1,80,000। पहले ये रकम का बंटवारा हम कर लेते हैं। कैसे बंटवारा करना है, तो सवाल में देखो यहाँ पे हमें लाभ हानि का अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया है यहाँ पे, 3:2:1। ठीक है, कितना अनुपात दिया है, 3:2:1। यानी कि इस रकम को कैसे बांटना है, 3:2:1 में बांटना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ 3:2:1, और इनका अगर टोटल करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये इसलिए लिखना होता है ताकि तुम्हें सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब यूसुफ, हारून और कोडावाला की रकम को बंटवारा करो। सबसे पहले तो 1,80,000 गुड़े, इसका हिस्सा कितना, 3 है, लेकिन टोटल हिस्सा कितना, 6। इसका हिस्सा कितना है, 2, लेकिन टोटल हिस्सा कितना है, 6। इसका हिस्सा कितना है, 1, लेकिन टोटल हिस्सा कितना है, 6। देखो 3-2-1, देखो 3, 2 और 1, डिवाइड में सबके कितना कर दिया, 6 कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे
तो 1,80,000 गुणे 3/6, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे 180/2, तो ये हो जाएगा 90,000 रुपए। ठीक है, अब इसका डिवाइड करोगे तो सेम इसका हो जाएगा आपका 60,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए। अब इसका डिवाइड करोगे तो 1/6 है, तो 6 से सीधा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए। ठीक है, ये तीनों का लाभ का हमारा बंटवारा आ गया। लेकिन सवाल में क्या कहा था, अब उसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल में लिखा था कि यूसुफ को कोडावाला को कम से कम कितना मिलेगा? 36,000 रुपए मिलेगा। लेकिन इस वाले सवाल में जो हमने बंटवारा किया, इसमें अगर देखोगे तो कोडावाला को कितना मिला है? सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए मिला है। तो ये तो गलत बात हुआ। उसको कितना मिला? 30,000 रुपए मिला। इन लोगों ने प्रॉमिस कितना किया था? 36,000 का किया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना रकम कम पड़ा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, वचन कितना दिया था? वचन दिया था 36,000 का। मिला कितना? मिला तो सिर्फ 30,000 रुपए। इसका मतलब जो कम पड़ गया वो कितना है? तो कम पड़ी या पड़ा रकम। अब कितना रकम कम पड़ा है? तो 36,000 मिलने वाला था, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 30,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 रुपए क्या हुआ है? कम मिला है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, कितना कम मिला है? 6,000 रुपए। अब सवाल ये है कि इसको ये 6,000 रुपए देगा कौन? क्योंकि प्रॉमिस तो दोनों ने किया था, राइट? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो सवाल हमारा, मैं फिर से सवाल की तरफ चल रहा हूं, तो सवाल में क्या बोला था? यूसुफ और हारून ने दोनों ने ही गारंटी दिया है। जब दोनों ने ही गारंटी दिया है तो दोनों को ही पैसे चुकाने पड़ेंगे। लेकिन फिर से वही सवाल इकट्ठा होता है कि भाई कौन कितना चुकाएगा, क्योंकि 6,000 का जो प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग 6,000 कम पड़ गया है, लेकिन कौन कितना चुकाएगा? तो अगर हम नॉर्मल होते, हम जैसे क्या करते हैं भाई, आधा आधा दे देते। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम कुछ नहीं करते, बोलते एक काम करते हैं भाई, आधा मैं दे देता हूँ, आधा तुम दे दो, ऐसा नॉर्मल होता। लेकिन सवाल में समझना जरूरी है, सवाल में अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक लाभ हानि का अनुपात दिया है। क्या दिया हुआ है? 3:2:1। ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं, क्या अनुपात दिया है? 3:2:1। लेकिन ये अनुपात किसका है? यूसुफ, हारून और कोडा वाला। तो कोडा वाला को तो ही पैसे मिलने वाले हैं, वो किसको देने वाला थोड़ी है। तो उसका जो अनुपात है वो इग्नोर करोगे। क्या करोगे? उसका अनुपात इग्नोर करोगे। सिर्फ यूसुफ और हारून का अनुपात चेक करो। अगर सिर्फ यूसुफ और हारून का अनुपात चेक करते हो तो ये आएगा 3:2। कितना आएगा? 3:2। अब इसका मतलब ये हुआ कि याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जब भी रकम उसको कम मिलेगा तो जो साझेदार ने प्रॉमिस किया है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जिसने वचन दिया है, वचन दिया है वो साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात में चुकाएंगे। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है ताकि तुम कभी भूलो नहीं। ओके, इसको लिख लेना बाद में। जिसने वचन दिया है, तो वचन किसने दिया था? यूसुफ और हारून दोनों ने दिया था। और कैसे चुकाना है तो यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया, लाभ हानि के अनुपात में। तो अब हमारा काम है यहाँ पे फिर से गणना करना। तो फिर से गणना करने के लिए मैं यहाँ पे तीनों का नाम लिख देता हूँ, यूसुफ का, हारून का और कोडावाला का। और गणना की रकम मैं ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 6,000 का है। अब 6,000 को हमें बांटना है दो लोगों के बीच में, यूसुफ और हारून के बीच में। तो यहाँ पे मैं यूसुफ और हारून के बीच में बांट देता हूँ। कौन से अनुपात में बांटना है? 3:2। तो यहाँ पे रकम लिखोगे 6,000 गुणे 3। अब डिवाइड में कितना करोगे वो सवाल इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे देखोगे 3:2 है। तो 3:2 का मतलब ये हुआ कि टोटल कितना होता है? 5। तो याद रखना, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 6,000 गुणे 2/5 करो। तो 6,000 गुणे 3/5 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3,600 रुपए। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 2,400 रुपए। ठीक है, 12×5 = 60 और 12×3 = 36 और 12×2 = 24। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। तो 3,600 रुपए और 2,400 रुपए आएगा। मतलब ये हुआ कि जो यूसुफ है वो 3,600 रुपए देगा और हारून है वो 2,400 रुपए देगा। अब इसको यहाँ पे हमें पूरा लिख के दर्शाना पड़ेगा। तो लिख के जब हम दर्शाएंगे तो यहाँ पे देखो कैसे दर्शाएंगे। शुरू में इसको 90 मिला था, और शुरू में इसको 60 मिला था, और शुरू में इसको 30 मिला था। लेकिन
जैसा हमारा बंटवारा हुआ था लेना देना वाली रकम, अब जो लेना और देना वाली रकम है, किसको कितना लेना है और इसको कितना देना है, देना वाली रकम, ठीक है, कौन कितना लेगा कौन कितना देगा, अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको 6,000 रुपए मिलने वाला है कोडा वाला को, तो 30 + 6 कितना हो गया इसका, देखो 36 हो गया प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। और हारून ने अपने जेब में से कितना दिया, 2400 रुपए दिया, और यहाँ पे यूसुफ ने अपने जेब में से कितना दिया, 3600 रुपए दिया। तो बस अब तुम्हें इसका क्या करना है, माइनस कर देना है। तो जब इसका माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 90,000 में से 3,600 माइनस करो तो ये आएगा 86,400 रुपए। 60,000 में से 24,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 57,600 रुपए, ठीक है। और इस तरह से बंटवारा करने के बाद इनको जो फाइनल रकम मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी, यूसुफ को मिलेगा 86,400, हारून को मिलेगा 57,600 और कोडा वाला को मिलेगा 36,000 रुपए, जैसा प्रॉमिस किया गया था। तो ये है तुम्हारा पूरा सवाल। अब इसमें किसी को कोई समस्या है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ अभी देख लो, और किसी को कोई समस्या है तो बोलो। देखो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखो, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज समझा देता हूं, ठीक है, और वो बेसिक चीज क्या है वो समझो। देखो जब हम बात करते हैं साझेदारों की, हम बात करते हैं जब साझेदार की, ठीक है, तो साझेदार क्या करता है, व्यवसाय में पूंजी लगाता है, 1 मिनट, साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाता है, उस पूंजी पर उसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। साझेदार कई बार आहरण करता है तो उसे आहरण पर ब्याज चुकाना पड़ता है। ध्यान से समझना, ये पूंजी का ब्याज है और ये आहरण का ब्याज है। और क्या होगा, साझेदार को या तो लाभ मिलेगा या तो हानि मिलेगा, ठीक है। अब इसको इतना समझो, क्या मिलेगा, या तो लाभ मिलेगा या तो हानि मिलेगा। अब बस मेरा इतना सवाल है कि इसमें से कौन सा प्लस होगा साझेदार की पूंजी में, कौन कौन से मैं टिक कर देता हूं, रुक जाओ फिर बताना। देखो पूंजी को छोड़ के मुझे तुम बताइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, इन चारों में से किसकी वजह से पूंजी घटेगी और किसकी वजह से पूंजी बढ़ेगी, बस तुम मुझे इतना बताओ, किसकी वजह से पूंजी घटेगी और किसकी वजह से पूंजी, ठीक है। तो जवाब तुम्हारा लगभग सही था, लेकिन समझ लेते हैं एक बार। यहां पे देखो कि जो पूंजी है जब उस पर ब्याज मिलेगा तो वो क्या होगा, पूंजी बढ़ेगा, यानी उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जो आहरण है उसकी वजह से पूंजी घटती है तो पूंजी में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जब आहरण का ब्याज, तो अब एक बात याद रखना, यहाँ पे ही गलतियां होंगी। क्या याद रखना है कि जब आहरण माइनस हो रहा है तो उसका ब्याज भी क्या होगा, माइनस ही होगा। ये तुम्हें याद रखना है कि जो चीज शुरू में प्लस होता है उसका ब्याज भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन जो चीज माइनस होता है उसका ब्याज भी तो क्या होगा, माइनस होगा। ये तुम्हें याद रखना है। राक्षस कुल का जैसे रावण था, तो रावण के घर में सभी राक्षसी माने गए थे, ठीक है, भले वो बाद में पहले ब्राह्मण थे लेकिन बाद में तो राक्षस से शादी की, फिर जो भी राक्षस हुए सब राक्षस माने गए कि नहीं, वैसे ही टाइप का यहाँ पर है कि भाई अगर शुरू में कोई माइनस है तो वो बाद में सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, उससे जुड़े हुए सभी लोग, मतलब आहरण से जुड़ा कौन है, उसका ब्याज, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे लाभ है तो लाभ से सीधी सी बात है पूंजी बढ़ती है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन हानि से पूंजी घटती है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये छोटी सी चीज तुम्हें याद रखनी है। अब दूसरा सवाल मेरा मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो पूंजी, अब देखो 1 मिनट जाओ, पहले दूसरा सवाल पूछने से पहले यहाँ पे और समझा देता हूं। अब होता क्या है व्यवसाय में कि जो साझेदार ने पूंजी दिया होता है उसमें जो भी रकम प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस करना होता है, ये सब करने के बाद लास्ट में एक रकम बचती है और इस रकम को कहा जाता है अंतिम पूंजी। ध्यान से समझना, इस रकम को क्या कहा जाता है, अंतिम पूंजी। और ये जो शुरू वाला होता है इसको कहा जाता है प्रारंभिक पूंजी। इसको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक पूंजी। अब मेरा दूसरा जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं, किस पर, जब हम पूंजी पर ये जो ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम ब्याज की गणना करते हैं तो वो इस रकम पर गणना होगी या इस रकम पर गणना होगी, यानी अंतिम पूंजी पर होगी। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, प्रारंभिक पूंजी पर गणना होगी या अंतिम पूंजी पर, बताओ। तो देखो जो आंसर था सही वो ये है कि प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, अंतिम पूंजी पर नहीं।
क्योंकि जब पैसे तुमने यहाँ लगाया है तो इसी पर तुम्हें ब्याज मिलेगा, तभी तो जोड़ जोड़ के तुम यहाँ तक पहुंचे। तो कभी भी इस पूंजी पर गणना नहीं होती। कौन सी? अंतिम पूंजी पर। हमेशा पूंजी का ब्याज जो है वो कब कौन सी पूंजी पर चुकाया जाएगा? हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही चुकाया जाता है। तो ये जानकारियां तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। अब अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखो सवाल में ये लिखा है कि एक पेड़ी के साझेदार, ध्यान से समझना, एक पेड़ी के साझेदार गिरीश का आहरण 6000, ठीक है। क्या दिया हुआ है? गिरीश का आहरण 6000। वितरण पात्र लाभ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वितरण पात्र लाभ कितना है? 9000 की असर देने के बाद की अंतिम पूंजी कितना है? 96,000 है। पूंजी पर वार्षिक 8% की दर से ब्याज की गणना कीजिए। अब बोला है पूंजी पर 8% की दर से क्या निकालना है? तुम्हें ब्याज निकालना है। तो मैंने अभी तुम्हें समझाया कि ये जो ब्याज निकाला जाता है ये कौन सी पूंजी पर निकाला जाता है? प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है। कौन सी पूंजी पर? प्रारंभिक पूंजी। और सवाल में हमें कहीं भी प्रारंभिक पूंजी दिया नहीं है, लेकिन हमें अंतिम पूंजी दिया है। तो अब हम क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंतिम पूंजी की गणना करनी पड़ेगी। तो कैसे गणना करोगे वो देखो। मैंने ये कहा कि जो हमारा प्रारंभिक पूंजी होता है, ठीक है, जो हमारा प्रारंभिक पूंजी होता है उस पर क्या क्या मिलता है? उस पे पूंजी का ब्याज मिलता है। मैंने कहा उस पे आहरण मिलता है, आहरण का ब्याज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्याज लिख देता हूं। और ज्यादा से ज्यादा होगा लाभ या हानि। मैंने इतना चीज तुम्हें बताया कि ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब जोड़ने घटाने के बाद जो लास्ट में बचता है वो होता है अंतिम पूंजी, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। लेकिन अभी हमारे पास सवाल में क्या क्या दिया है मैं उसकी बात करता हूं। तो अगर सवाल में देखोगे तो हमें आहरण दिया है, तो चलो मैं आहरण के सामने लिख देता हूं रकम 6000 रुपए, ठीक है। कितना दिया है? रकम 6000 रुपए। लिया है वितरण पात्र लाभ, तो लाभ के सामने मैं लिख देता हूं 9000 रुपए, ठीक है। तो अगर लाभ दिया है तो ये हानि जो है वो मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमें लाभ दे दिया है। फिर आगे सवाल में क्या दिया है? आगे दिया है अंतिम पूंजी 96,000 रुपए, तो यहाँ पे मैं 96,000 लिख देता हूँ। अभी ध्यान से समझो, हमें प्रारंभिक पूंजी का ब्याज तो दिया ही नहीं है और ना ही प्रारंभिक पूंजी दिया है, तो मैं ब्याज हटा देता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें निकालना तो यही है ना, प्रारंभिक पूंजी, इसीलिए मैं इसको रहने देता हूँ। तो अब देखो प्रारंभिक पूंजी पर आहरण क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। और आहरण का ब्याज भी नहीं दिया तो वो भी चलो मैं हटा देता हूं। साथ ही साथ जो लाभ होता है वो क्या होता है? प्लस होता है। और ये सब होने के बाद लास्ट में हमें ये बचा होगा। अब इसको मैं दूसरी तरह से अगर लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखता हूं तो देखो ये क्या बनेगा। इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि अंतिम पूंजी बराबर प्रारंभिक पूंजी माइनस आहरण प्लस लाभ, ठीक है। जो मैंने ऊपर लिखा था इसी को मैंने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया है, ठीक है। बस मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं, ऐसे नीचे से टाइप के। तो बस मुझे इतना बताओ ये क्या चलेगा? सही है। अब आगे बात को ध्यान से समझो। अब हमें बस करना क्या है? जो जो चीज दिया है हम उसको लिख देते हैं। तो अंतिम पूंजी कितना दिया है? 96,000 रुपए, ठीक है। प्रारंभिक पूंजी नहीं पता तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। आहरण कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपए, ठीक है। और लाभ कितना दिया हुआ है? तो लाभ हमें दिया हुआ है 9,000 रुपए। अब तुम्हें पता है मैथ का रूल है कि अगर जगह बदलेगा तो प्लस का माइनस हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा कि 96,000 ये है, अब ये 6,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 96,000 प्लस 6,000, ठीक है, क्योंकि ये 6,000 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये जो प्लस 9,000 है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या होगा? ए। और ए हमारा क्या है? प्रारंभिक पूंजी। अब इसको हमें क्या करना है? बस प्लस और माइनस करना है। तो 96,000 प्लस 6,000 माइनस 9,000, तो 6 में से माइनस 9 गया तो 3 आया, फिर 96 में से माइनस 3 गया तो 93,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रारंभिक पूंजी यानी ए बराबर वो आ जाएगा 93,000 रुपए, ठीक है। हमारा प्रारंभिक पूंजी कितना आ जाएगा? 93,000 रुपए। और तुम अगर यहां से भी सॉल्व करते तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ता, हमें पता है जब हम ऊपर से आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब हम ऊपर से आते हैं तो जैसा दिया वैसा करना होता है, माइनस का माइनस प्लस का प्लस। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन क्या होता है? बदल जाता है। जैसे कि ये प्लस था तो यहाँ पे ये क्या हो जाता? माइनस हो जाता। और ये माइनस था तो यहाँ पे जाते तो क्या हो जाता? प्लस था। ये याद रखना।
अगर तुम्हें ये तरीका पसंद आए तो तुम ये तरीका करना, तुम्हें ये तरीका पसंद आए तो ये तरीका। कंसेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया है, जो तरीका तुम्हें पसंद आए तुम वो तरीका इस्तेमाल कर लेना। ओके, अब हमारा देखो यहाँ पे आ गया है रकम 93,000 रुपए। अब हमें ब्याज निकालना है, तो देखो ब्याज की गणना यहाँ पे किया है, 8% देना है, तो कैसे हो जाएगा 93,000 गुणे 8 भागे 100, तो रकम आ जाएगा 7,440 रुपए। हो गया, खत्म, इतनी गणना करना था। तो अभी सवाल में बताओ किसी कोई दिक्कत? अब ये सवाल पढ़ते हैं और सवाल में समझते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है। सवाल में लिखा है जेनेट, अक्षरा और सपना समान हिस्से के साझेदार है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, किसके साझेदार है? समान हिस्सा। समान हिस्से का मतलब होता है तीनों का अनुपात 1:1:1 है, क्योंकि 3 साझेदार है इसलिए तीनों का 1:1 हो जाएगा। सवाल में लिखा है कि उनकी कुल पूंजी 3 लाख रुपए है। क्या लिखा है? उनकी कुल पूंजी कितनी है? 3 लाख रुपए, और उनकी पूंजी का प्रमाण 2:3:5 है। क्या बोला है? उनकी पूंजी का प्रमाण 2:3:5 है। पीढ़ी पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज चुकाती है। सवाल में लिखा है कि जो पीढ़ी है वो पूंजी पर कितना ब्याज चुका रही है? 6% की दर से ब्याज चुकाती है। फिर आगे लिखा है साझेदार अक्षरा को पूंजी के ब्याज सहित 45,400 मिले तो साझेदार जेनेट और सपना को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा? बस यही तुम्हें बताना है कि उनको ब्याज सहित कितना पैसा मिलेगा। अब देखो सवाल में क्लियरली बोल दिया है कि उनको क्या क्या मिल रहा है? पूंजी का ब्याज मिल रहा है सहित 45,400 मिले। तो अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन आता है कि उनको क्या क्या व्यवसाय में से मिलता है। ठीक है, उनको क्या क्या व्यवसाय में से मिलता है। तो जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन तुम्हें समझाया, इसी क्वेश्चन की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो साझेदार को क्या क्या मिलता है। मैंने बोल रहा हूं, मैं वर्ड बोल रहा हूं, मिलता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो साझेदारों को इनमें से क्या क्या मिला है, तो साझेदार को पूंजी का ब्याज मिला और यहाँ पे लाभ मिला, क्योंकि बाकी सब तो चुकाना पड़ रहा था। ठीक है, सिर्फ यही दो चीजें हैं जो मिलती हैं। तो अगर यही दो चीजें मिलती हैं तो ये दोनों देखो हमने क्या किया, ये भी प्लस किया है और ये भी प्लस किया है। और जहां तक कि साझेदार की पूंजी होती है, ये तो पूंजी उसी का होता है, तो वो तुम्हें उसको देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो उसी का है ना। तो यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है कि व्यवसाय में से उसको क्या क्या मिलेगा? उसको मिलेगा पूंजी, और सॉरी उसको मिलेगा पूंजी का ब्याज, और क्या मिलेगा उसको? लाभ। तो अब हमें यहाँ पे सवाल में हमें क्या दिया है, बढ़ते हैं। तो सवाल में एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखो सवाल में हमें क्या क्या रकम दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया भाई उसको 45,400 मिलेंगे। ये बताया ही नहीं कि 45,400 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ इतना बोल दिया पूंजी का ब्याज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा क्या होगा? ये होगा उसका लाभ। तो यहाँ पे हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, ध्यान से समझना सवाल को। पहले तीनों का नाम लिख दो। तीनों का नाम क्या है? जेनेट, अक्षरा और सपना। अब व्यवसाय में से इनको क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा पूंजी का ब्याज, पूंजी का ब्याज, और एक क्या मिलेगा? वितरण पात्र लाभ। ध्यान से समझना, वितरण पात्र लाभ, यही दो चीजें इनको मिलेंगी, और यही दोनों चीजें मिलके जो भी पैसा जाएगा वो इनके पास जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमें इसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो हमें जिसका रकम दिया है, सवाल में किसका रकम दिया? अक्षरा का। सवाल में दिया है अक्षरा का कि इसको मिले हैं 45,400 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अक्षरा को मिले हैं 45,400 रुपए। ठीक है, लेकिन उसको पूंजी का ब्याज कितना मिला, उसको लाभ कितना मिला, ये हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि टोटल उसको मिला है 45,400 रुपए। तो सबसे पहले हम पूंजी लिख लेते हैं ताकि हमें गणना करने में आसान हो। तो टोटल जो पूंजी है सवाल में वो दिया हुआ है 3 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है पूंजी? 3 लाख रुपए दिया हुआ है। और सवाल में बोला है कि जो पूंजी का अनुपात है वो 2:3 है। तो यहाँ पे मैं अनुपात तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 3 लाख रुपए है इसको 2:3:5 में बांटना है। तो यहाँ पे गणना कर सकते हो, जेनेट, अक्षरा और सपना क्या है? 3 लाख रुपए को 2:3:5। तो 3, 2, 5, 5, 5, 10 हो जाएगा टोटल। सॉरी 3, 2, 5, 5, 5, 10 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो 3 लाख गुणे 2 भागे 10, 3 लाख गुणे 3 भागे 10, और अगले का जो हो जाएगा यहाँ पे सपना लिख देता हूं, 3 लाख गुणे 5 भागे 10। अब हमें बस इनका गणना करके हमें रकम निकाल लेना है। एक मिनट, अब हमें करना क्या है? सिर्फ इसका बंटवारा करना है, तो कैलसी इस्तेमाल करना है। 3 लाख गुणे 2 भागे 10, 0 0 कट जाएगा, तो ये 3 गुना ये 60,000 हो जाएगा।
ठीक है, और ये 90,000 हो जाएगा, और ये 5 तिहाई 15 1.5 लाख हो जाएगा। बस रकम का बंटवारा कर देना है और बंटवारा करके दिखा दो। तो मैं यहाँ पे पूंजी का ब्याज फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना है, जेनेट का 60,000, अक्षरा का 90,000 और सपना का 1,50,000। ठीक है, अब हमें इस पे ब्याज कितना चुकाना है, तो सवाल में हमें इस पर ब्याज चुकाने के लिए बोला है 6%। कितना परसेंट बोला है, 6%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6%। अब 6,60,000 का 6% निकालोगे तो 3,600 रुपए होगा। 90,000 का 6% निकालोगे तो 5,400 रुपए होगा। 1.5 लाख का 6% निकालोगे तो 9,000 रुपए होगा। मतलब ये हुआ कि हमें तीनों का पूंजी का ब्याज मिल गया। तो मैं ये क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं क्योंकि मुझे क्या मिल गया है, पूंजी का ब्याज मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इसके ऊपर ही लिख देता हूँ जो साइड में लिखा था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई इसका आया है 5400 रुपए। अब ध्यान से समझना, तीनों का हमें ब्याज मिल गया, लेकिन अभी तक हमें ये वाली रकम नहीं पता चली है, कौन सा, वितरण पात्र लाभ। लेकिन हमें ये पता है कि इसको टोटल कितना मिला है, 45,400 रुपए। अब ध्यान से समझो, ये दोनों जोड़ के मिला है 45,400। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 45,400 बराबर 5,400 प्लस ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों जोड़ के बना है 45,400। तो मेरा क्वेश्चन मार्क के बदले में मैं ए कर देता हूं, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा। तो 45,400 माइनस 5,400। अब इस तरह से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 40,000 रुपया आ जाएगा। मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे रकम कितना आएगा, 40,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो अक्षरा को वितरण पात्र लाभ कितना मिला होगा, 40,000 रुपए मिला होगा। और सवाल में बोला है कि तीनों का लाभ हानि का अनुपात 1:1 है। अगर तीनों का अनुपात सेम है, मतलब ये हुआ कि अगर इसको 40 मिला होगा तो इसको भी कितना मिला होगा, 40 मिला होगा, और इसको भी कितना मिला होगा, 40 मिला होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो याद रखना है कि हमें लाभ हानि के अनुपात में बांटना होता है लाभ, लेकिन अगर इसको 40 मिला है तो मतलब बाकियों को भी 40-40 ही होगा, क्योंकि तीनों का अनुपात क्या है, सेम है। तो अब टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 43,600 रुपए, और यहाँ का टोटल हो जाएगा 49,000 रुपए। और इस तरह से जो है हमारा सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें किसी को कोई डाउट है, इस पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां से ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ओके, ये जो दूसरा वाला है ये आपका नीचे बताया मैंने, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 1 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद ये रहा दूसरे सवाल का। इसमें ये चीजें तुम्हें लिख लेना है, बाकी गणना तुम कर लेना, ये चीजें तुम्हारे लिए मेन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMP, ताकि तुम्हें याद रहे, ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा सवाल है वो ये रहा, उसका पूरा पूरा गणना सहित। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब तुम्हें करना क्या है कि जो बुक में एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं वो सारे सॉल्व कर लेना। कुछ क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था कौन कौन सा करना है, तो बाकी जितने भी बचा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 11 क्वेश्चन दिया है, वो सारे तुम्हें सॉल्व कर लेने शॉर्ट क्वेश्चंस में। और कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना।